है, आज का जो सिलेबस है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है CGPSC मेंस पेपर 4 के भाग 1 का जो सामान्य विज्ञान का जो हिस्सा है उसके ऊपर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें जो टॉपिक है फिजिक्स, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत का ये विषय है, जिसका पहला टॉपिक है हम लोगों का प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति को जानने से पहले हम ये देखते हैं कि प्रकाश क्या है, फिर प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश का परावर्तन, और इस तरीके से हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो प्रकाश की प्रकृति के ऊपर जब चर्चा करते हैं तो हमारे ऊपर सबसे पहले बात आता है कि प्रकाश क्या चीज है। प्रकाश या लाइट जिसकी हम बात करते हैं ये क्या है, ये ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा का रूप, जिस प्रकार से ऊष्मीय ऊर्जा होती है, जिस प्रकार से नाभिकीय ऊर्जा है, जैसे विद्युत ऊर्जा होता है, उसी प्रकार से प्रकाश भी ऊर्जा का एक रूप है। तो प्रकाश ऊर्जा का रूप है, तो ये प्रकाश जो ऊर्जा है, प्रकाश आखिर है क्या, ये किससे मिलकर बना हुआ है। परिभाषा के अनुसार तो हम लोगों ने इस बात को जज किया कि ये क्या चीज है, आपका ऊर्जा का एक रूप है। मगर ये ऊर्जा का रूप किस रूप में है? क्या यह कण के रूप में एग्जिस्ट करता है, क्या ये तरंग के रूप में विद्यमान है, तो आखिर ये किस रूप में विद्यमान है? तो यही विषय जो है कि ये कण के रूप में है या ये तरंग के रूप में है, इसी विषय के ऊपर जब शोध किया गया तो जो जितने भी आंसर्स या जितने भी कंक्लूजन निकल कर आए उसी को एक टॉपिक दिया गया, प्रकाश की प्रकृति, कि आखिर प्रकाश किस रूप में एग्जिस्ट करता है। तो जब कभी भी किसी ऊर्जा हो, कोई भी वस्तु हो या दुनिया में कोई भी चीज की जब प्रकृति की हम बात करते हैं तो उसकी प्रकृति को पढ़ने के लिए या उसकी प्रकृति को समझने के लिए हमें उसके द्वारा उत्पन्न किए गए विभिन्न प्रभावों की व्याख्या करनी आवश्यक होती है कि आखिर वो प्रभाव जो निकल रहे हैं वो प्रभाव किस रूप में आ रहे हैं, उन प्रभाव का तात्पर्य क्या है, और वो प्रभाव उस वस्तु के किस प्रकृति के द्वारा व्याख्यायित हो पा रहे हैं, किस नेचर के कारण हम उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो हम अपने डे टू डे लाइफ में ये देखते हैं कि प्रकाश विभिन्न प्रकार के प्रभाव शो करता है, विभिन्न प्रकार के प्रभाव दिखाता है। जिन प्रभाव में सर्वप्रथम जो प्रभाव आता है, जिसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रकाश के द्वारा उत्पन्न जो प्रभाव होता है, उन प्रभाव में सर्वप्रथम प्रभाव है प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, सीधी रेखा में गमन। दूसरा जो होता है वो है परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तीसरा है हम लोगों का अपवर्तन अर्थात रिफ्रैक्शन। चौथा है विक्षेपण अर्थात डिस्पर्सन। पांचवा विवर्तन अर्थात डिफ्रैक्शन। व्यतिकरण इंटरफेरेंस। ध्रुवीकरण पोलराइजेशन। प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जैसे हमने प्रकाश के द्वारा उत्पन्न किए गए कुछ प्रभाव की बात की यहाँ पर। तो ये प्रभाव किस किस तरीके से या प्रकाश किस प्रकृति के द्वारा इन प्रभाव की हम व्याख्या कर पाते हैं। तो जब इनके व्याख्या करने की बात करते हैं हम, इसके व्याख्या करने के सिद्धांत में कुछ वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत इसमें पुटअप किए थे, जिनके आधार पर यह बताया गया कि ये जो भी प्रभाव हैं ये प्रकाश के किस प्रकृति के कारण आते हैं। जिनमें सबसे पहला जो आता है वो सिद्धांत हम लोगों का 3-4 सिद्धांत थे। सर्वप्रथम 1676 में न्यूटन का कणिका सिद्धांत आया।
न्यूटन का कणिका सिद्धांत, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन कणिका सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि न्यूटन ने यह माना कि प्रकाश बहुत ही महीन छोटे छोटे कण से मिलकर बने हुए हैं। हालांकि ये कण अदृश्य रूप में रहते हैं जो हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं देते, और ऐसे छोटे छोटे कणों को फोटॉन का रूप दिया गया, फोटॉन का नाम दिया गया। इनका कहना था कि प्रकाश छोटे छोटे कण से मिलकर बने हुए हैं, और इस सिद्धांत के आधार पर उन्होंने परावर्तन और अपवर्तन जैसी घटना को सिद्ध करके बताया। और इस घटना को जब उसने अपने कणिका सिद्धांत से सिद्ध करके बताया तो पता चला या एक निष्कर्ष निकल कर आया कि परावर्तन और अपवर्तन जैसी घटनाएं कण के कारण होती है। इस कारण से माना गया कि प्रकाश किससे मिलकर बना हुआ है, कण से मिलकर बना हुआ है। मगर कुछ ही समय बाद 1678 में हाइजेंस ने अपना तरंग का सिद्धांत निकाला। हाइजेंस का तरंग सिद्धांत। तरंग सिद्धांत का तात्पर्य यह था कि इनके अनुसार यह माना गया कि प्रकाश तरंग से मिलकर बना हुआ है, और ये जो तरंग है इस तरंग के आधार पर उन्होंने पुनः परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवीकरण, इन सभी सिद्धांतों की व्याख्या सटीक रूप से कर दी। तो यहां एक बात उभर कर आया कि परावर्तन और अपवर्तन कणिका सिद्धांत के आधार पर यह बताते हैं कि प्रकाश छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ है, जबकि हाइजेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर यह बताता है कि परावर्तन और अपवर्तन की घटनाएं जब इस सिद्धांत के तहत सिद्ध हुई तो यह बताता है कि प्रकाश तरंग से मिलकर बना है। तो अब यहां पर एक छोटा सा ऐसी स्थिति निर्मित हुई कि प्रकाश को कण का रूप दिया जाए या प्रकाश को तरंग का रूप दिया जाए। कुछ समय के बाद 1865 में मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर अपने सिद्धांत या अपने थ्योरीज प्रपोज की इन्होंने, और इन्होंने पुनः जिस प्रकार से हाइजेंस ने तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन, अपवर्तन से लेकर ध्रुवीकरण तक को सिद्ध किया था, मैक्सवेल ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी थी उसके आधार पर भी परावर्तन से लेकर ध्रुवीकरण तक के सिद्धांत को फॉलो कर दिया गया। ये पूरी तरीके से सिद्ध हुए। मगर सन 1900 से 1920 के मध्य आइंस्टाइन ने अपना एक इफेक्ट दिया जिसे हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव का तात्पर्य यह होता है कि जब प्रकाश किसी भी धातु के सतह के ऊपर आपतित होती है तो उस धातु के अंदर परमाणु के साथ बंधे हुए इलेक्ट्रॉन, अर्थात वो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, उन मुक्त इलेक्ट्रॉन को उनके बाह्य कोश से बाहर निकाल कर उसके सतह पर लाने का काम किया। ये बिल्कुल उस प्रकार से बात थी जैसे कि एक पेड़ में लगे हुए आम को तोड़ने के लिए हमें पत्थर मारने की आवश्यकता पड़ती है, तो पत्थर एक कण की भांति व्यवहार कर रहा है, और जब इस पत्थर को हम किसी गतिज ऊर्जा से उस पेड़ पर फेंकते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा आम के ऊपर, जिस डगाल पर आम लगी हुई है उसमें वो ट्रांसफर हो जाता है, और वो गतिज ऊर्जा उस आम में ट्रांसफर होकर आम की स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल देता है और आम टूटकर गिर जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही सिद्धांत था कि प्रकाश को भी ये माना गया कि प्रकाश भी छोटे छोटे कण से मिलकर बने हुए हैं। जब किसी धातु के सतह के ऊपर टकराते हैं तो उसमें धातु के अंदर मौजूद परमाणु के बाह्य कोश में स्थित जो इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को भी प्रकाश के ये कण उसके बाह्य कोश से बाहर निकालकर उसके सतह पर ले आते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए प्रकाश के कण प्रकृति से ही इसे क्या किया जा सकता था, सिद्ध किया जा सकता था। अर्थात प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है ये प्रकाश के कण प्रकृति को सिद्ध कर रहा था और ये बताने का काम कर रहा था कि प्रकाश छोटे छोटे कण से मिलकर बने हुए हैं। इसी प्रकार एक जो सर्वप्रथम हमने बात लिखा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। यदि हम इन सभी बातों को लेकर चलते हैं कि न्यूटन के कणिका सिद्धांत की बात करें या आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव की, जिसके आधार पर यह माना गया कि प्रकाश छोटे छोटे कण से मिलकर बने हुए हैं, तो जब ये कण से मिलकर बने हुए हैं तो ये
यदि हम प्रकाश को कण का रूप मानते हैं तो ये न्यूटन के उस थ्योरी को गलत सिद्ध करने की कोशिश करता है जो न्यूटन ने अपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में दिया है, गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम ये कहता है कि पृथ्वी के ऊपर या किसी भी द्रव्यमान, बहुत भारी द्रव्यमान वस्तु के ऊपर कोई यदि छोटा द्रव्यमान हो तो वो छोटा द्रव्यमान को अपनी ओर खींच लेता है, अर्थात ग्रेविटेशन। यदि हम ग्रेविटी की बात करें तो जैसे पृथ्वी के ऊपर जो भी प्रकाश की किरणें यदि क्षैतिज रूप से गतिमान हैं, तो यदि प्रकाश कण से मिलकर बना हुआ होता तो उस स्थिति में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उस प्रकाश को अपनी ओर खींच लेता और प्रकाश कभी भी क्षैतिज अक्ष में क्षैतिज दिशा में गमन नहीं कर पाता। जैसे हम उसको छोटे से चित्र से ये समझें कि ये मान लेते हैं कि ये हम लोगों का ये पृथ्वी का सतह है, इस सतह के ऊपर हमने ये इस प्रकार से एक क्विंटल रखा हुआ है, तो हम ये मानते हैं कि इससे निकलने वाली किरण बिल्कुल ऐसे सीधे सीधे होकर जा रही है। तो यदि प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधी जाती है तो ये तथ्य तथ्यात्मक रूप से सत्य है, सही है। मगर यदि ये छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते तो ये जो छोटे छोटे जो कण है, ये छोटे छोटे कण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर आकृष्ट हो जाते और इस प्रकार से इसकी जो दिशा है ये बिल्कुल सीधे ना होकर इस तरीके से परवलयाकार के रूप में होती। मगर चूंकि परवलयाकार में प्रकाश कभी भी गमन नहीं करता है, इस कारण सीधी रेखा में गमन करने की जो बात है, ये जो परिघटना है, ये परिघटना प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर क्या हो रहा है, सिद्ध हो रहा है। अंततः डी ब्रोगली ने सन 1924 में डी ब्रोगली ने एक सिद्धांत दिया। इसके सिद्धांत का नाम था डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश की द्वैत प्रकृति। क्यों इन्होंने ऐसा बोला प्रकाश की द्वैत प्रकृति? उपरोक्त जितने भी वर्णन मिले थे, न्यूटन का गणित का सिद्धांत, हाइजेंस का तरंग सिद्धांत, मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सिद्धांत या आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत, इन सभी सिद्धांतों के आधार पर उन्होंने प्रकाश के द्वारा दिखाए जाने वाले सभी प्रभावों को भी अध्ययन किया और इनको अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने ये पाया कि सीधी रेखा में गमन करने का की बात है वो प्रकाश के तरंग रूप से सिद्ध होता है, तो वहीं प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश के केवल कण रूप से सिद्ध होता है, जबकि इनके बीच में मौजूद जितने भी हैं ये प्रकाश के तरंग के साथ साथ कण दोनों रूप में ये सिद्ध होते हैं। अर्थात डुअल नेचर ऑफ लाइट में इन्होंने ये कहा कि प्रकाश की दोनों प्रकृति होती है, अपने प्रभाव के अनुसार हम इसकी प्रकृति का वर्णन करते हैं। अर्थात प्रकाश कुछ प्रभाव के लिए कण जैसे व्यवहार करता है और कभी ये तरंग के जैसे व्यवहार करता है। इसका व्यवहार इसके द्वारा दिखाए जाने वाले प्रभाव के ऊपर निर्भर करता है। अतः नेचर ऑफ लाइट का जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन सिर्फ इतना ही है कि सीधी रेखा में गमन करने का जो प्रभाव है वो तरंग सिद्धांत के द्वारा इसकी पुष्टि होती है। परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवीकरण, ये जो सिद्धांत हैं ये कण और तरंग दोनों सिद्धांत के द्वारा इसकी व्याख्या कर सकते हैं, जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव को केवल कण सिद्धांत के द्वारा व्याख्या करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इनके प्रभाव के आधार पर प्रकाश की जो प्रकृति है वो कण और तरंग दोनों रूप में एग्जिस्ट करता है। तो प्रकाश की जो प्रकृति है, प्रकाश की प्रकृति यदि कभी प्रश्न में पूछा गया प्रकाश की प्रकृति क्या है, तो प्रकाश की प्रकृति द्वैत है। और जब पूछा जाए कि प्रकाश की प्रकृति द्वैत क्यों है, तो इसका उत्तर लिखने के लिए हमें पूरा इन बातों को बताना पड़ेगा कि परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवीकरण, ये जो प्रकाश के द्वारा शो की जाने वाली घटनाएं हैं ये उसके कण और तरंग दोनों प्रकृति से सिद्ध होते हैं। सीधी रेखा में गमन करने का प्रभाव केवल तरंग प्रकृति से सिद्ध होता है, जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव केवल कण प्रकृति से सिद्ध होता है। अतः यदि ये सभी प्रभाव एक ही प्रकाश के द्वारा शो होते हैं, एक ही प्रकाश के द्वारा यदि ये दिखाए जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश की प्रकृति द्वैत है, प्रभाव के अनुसार उसकी प्रकृति में बदलाव होता है। अब इसके बाद का जो टॉपिक है, इसके बाद हमारा अगला जो हिस्सा है, अगला जो टॉपिक है वह है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन का तात्पर्य क्या होता है? परावर्तन का तात्पर्य है कि किसी भी वस्तु का वो जिस भी दिशा में गतिमान हो, जिस भी दिशा में वो गमन कर रही है, रास्ते में आने वाले किसी ठोस सतह से टकराकर वापस मुड़ जाने की जो प्रकृति है अपनी उसी दिशा में,
यह परावर्तन कहलाता है। अर्थात बाउंसिंग बैक ऑफ एनीथिंग आफ्टर स्ट्राइकिंग सम हार्ड सरफेस, कोई भी ठोस सतह से टकराकर विपरीत उसी दिशा में मुड़ने की जो क्रिया होती है, यह परावर्तन कहलाती है, रिफ्लेक्शन कहलाती है। रिफ्लेक्शन जैसी घटना प्रकाश के साथ भी घटित होती है। तो ये जो टॉपिक है अब ये हम लोगों का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन का मतलब यदि आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं इस परिभाषा को कि प्रकाश जिस दिशा में गमन करती है उस दिशा में आने वाली किसी ठोस सतह से टकराकर प्रकाश का अपने विपरीत दिशा में वापस जाने की क्रिया परावर्तन कहलाती है। हालांकि इनसे संबंधित जो भी परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं का मैं डिस्क्रिप्शन एक पीडीएफ के रूप में डाल दूंगा, आप सभी उसको नोट कर सकते हैं। तो प्रकाश का जो परावर्तन है, परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लिए जो रिक्वायरमेंट है, एक प्रकाश का स्रोत होना चाहिए। इस प्रकाश के स्रोत से जो भी प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, ये प्रकाश की किरणें निकलकर किसी ठोस सतह से टकरानी चाहिए। कोई ना कोई एक ठोस सतह होना चाहिए हमारे पास। इस ठोस सतह से प्रकाश की किरणें जब जाकर टकराती है और टकराने के उपरांत ये उस बिंदु से टकराकर वापस उस दिशा में चली जाती है जिस दिशा से आई रहती है। यही परिघटना, यही जो घटना है, ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अर्थात परावर्तन होने के लिए एक निश्चित जो चीज है वो ये है कि प्रकाश की गमन की दिशा में कोई न कोई ठोस सतह का होना। इस ठोस सतह से टकराकर ही प्रकाश क्या होगा, वापस जाएगा। ठोस सतह के रूप में यदि हम देखेंगे, चूंकि एक एक्सेप्शन ऐसा हम कह सकते हैं कि द्रव के ऊपरी सतह से भी प्रकाश का परावर्तन होता है, मगर वो परावर्तन की जो मात्रा है वो बहुत महीन होती है, बहुत कम होती है। उसको हम अपवर्तन के साथ में पढ़ेंगे। तो अभी जो परावर्तन के लिए निश्चित जो स्थिति है वो ये है कि प्रकाश को अपवर्तन के लिए एक ठोस सतह की आवश्यकता है। भले ये ठोस सतह चिकना हो या खुरदुरा हो, ये डिपेंड करता है उस माध्यम की प्रकृति पर, और उसके अनुसार परावर्तन के हम क्लासिफिकेशन लेंगे, रिफ्लेक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, तो हम उसमें उसको स्टडी कर लेंगे। मगर अभी यहाँ हमें प्रकाश के परावर्तन के ऊपर चर्चा करनी है। तो प्रकाश का जो परावर्तन है, प्रकाश के परावर्तन और साथ ही साथ परावर्तन के नियम, तो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, उन टर्मिनोलॉजीज को पहले समझना और पहले जानना आवश्यक है। आवश्यक इसलिए कि ये जो बिंदु जो देख रहे हैं हम, ये बिंदु मान लेते हैं हमने ए, ये प्रकाश का एक स्रोत है। ये प्रकाश का स्रोत प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, एक्टिव सोर्स या पैसिव सोर्स, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। इनमें से निकलने वाली प्रकाश की किरण जो किसी ठोस सतह में जाकर टकराती है, तो ये जो किरण है, इस किरण को हम इंसिडेंट रे या आपतित किरण कहते हैं। इंसिडेंट रे या इसे बोला जाता है आपतित किरण। जिस सतह पर टकराता है ये हम लोगों का ठोस सतह है। ठोस सतह जिस बिंदु पर टकराया ये बिंदु कहलाता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट। इस बिंदु से टकराकर प्रकाश जब वापस जाती है, वापस जाने वाले जो प्रकाश की किरण है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण अर्थात रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो टर्मिनोलॉजी जो हमने देखा, बिंदु ए प्रकाश का स्रोत, इससे निकलने वाली प्रकाश की किरण टकराने से पहले ये कहलाती है आपतित किरण, क्योंकि ये किसी सतह पर आपतित हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। जिस बिंदु पर टकराया वो बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। टकराने के पश्चात ये वापस विपरीत उसी दिशा में चले जाते हैं, यह परावर्तित किरण कहलाती है, रिफ्लेक्टेड रे। अब परावर्तन में ये आता है कि परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो परावर्तन का जो नियम है जिसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जाना जाता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है, अच्छा इसमें एक बिंदु हमें और देखना है, वो बिंदु है, वो रेखा है अभिलंब अर्थात नॉर्मल। आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर इस ठोस सतह पर खींची गई अदृश्य रूप से अभिलंब
अदृश्य रूप से जो लंबवत जो रेखा होती है वो अभिलंब कहलाती है। तो ये लाल रंग से जो रेखा जो खींची जा रही है ये रेखा अभिलंब कहला रही है। ये अभिलंब है, ये अभिलंब जो कि ये अभिलंब है जो एक अदृश्य रेखा के रूप में रहती है किसी भी सतह पर, यह हमें दिखाई नहीं देती, मगर ये उस ठोस सतह पर हमेशा लंबवत होती है उस बिंदु पर जिस बिंदु पर कोई किरण आपतित हुई है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का जो पहला नियम है, पहला नियम ये कहता है आपतित किरण अभिलंब परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु, ये सभी एक ही बिंदु पर और एक ही सतह पर स्थित होते हैं। तो पहला नियम ये कहता है आपतित किरण परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों रेखाएं एक ही बिंदु एवं समतल पर स्थित होते हैं और यही जो बिंदु है हम उसे आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। ये पहला नियम हुआ। दूसरे नियम के ऊपर हम जाने से पहले ये बात करते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है। आपतन कोण का तात्पर्य है आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है, आपतित किरण इस अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है वो कोण कहलाता है आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एवं परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है ये कहलाता है हम लोग का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अर्थात परावर्तन कोण। तो दूसरा नियम का तात्पर्य है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस प्रकार से प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम कहता है आपतित किरण अभिलंब एवं परावर्तित किरण तीनों रेखाएं एक ही समतल एवं एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं और इस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। दूसरा नियम है आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। तो यह प्रकाश का परावर्तन का नियम है। अगले लेक्चर में हम परावर्तन के प्रकार और उनसे आगे के टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे।